Hey guys, welcome to my YouTube channel Law with IU, and from today we will start Indian Contract Act, and today is the first lecture in which we will cover basics of Indian Contract Act. So जल्दी से जाकर के मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो लेक्चर आपसे मिस ना हो. सो लेट्स बिगिन. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. तो हमारे जो लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसका मतलब है कोई भी एग्रीमेंट जो कि हमारे लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाए उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. और ये जो डेफिनेशन है हमारी, ये सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है. तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है. एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है एक ऑफ़र. एक ऑफ़र जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को करती है. सेकंड थिंग होती है एक्सेप्टेंस, जो कि सेकंड पार्टी जो हमारी फर्स्ट पार्टी ने उसको ऑफ़र क्या होता है उसको एक्सेप्ट करती है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस. एंड व्हेन दे बोथ बिकम्स अ प्रॉमिस, then what is a promise? Offer plus acceptance, then it's become a promise. And when this promise is added some consideration, then it's become an agreement. Okay, now let's take an example. For example, एक पार्टी हमारे पास A है और एक पार्टी हमारे पास है B. मान लीजिए आपका दोस्त है जिसका नाम A है और B आप हैं. अब A जो है वो B से कहता है, B को ऑफ़र करता है कि भाई मुझे अपनी एक पुराना मोबाइल फ़ोन वो मुझे सेल करना है. अगर इसके लिए कोई अच्छा बायर हो तो मुझे बताना. B जो होता है यानी कि आप एक पहले से ही एक मोबाइल ख़रीदने के लिए सर्च कर रहे होते हैं, तो आप A को जा कर के बोलते हैं कि भाई मुझे भी एक मोबाइल ख़रीदना है, मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, तो ये मोबाइल फ़ोन मेरे को ही सेल कर दे. तो जो A ने B को ऑफ़र किया मोबाइल सेल करने के लिए, दैट इज़ ऑफ़र. B ने उसको एक्सेप्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस. एंड देन इट्स बिकम अ प्रॉमिस. अब व्हाट इज़ कंसिडरेशन. हमने पीछे भी ऊपर एक वर्ड यूज़ किया था कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का बेसिक मीनिंग होता क्या है. अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि कुछ भी बदले में. अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन. फॉर इन दिस एग्ज़ाम्पल, जब A ने B को बोला कि मैं मोबाइल ख़रीद रहा हूँ, तो B बदले में भी तो उसको कुछ देगा ना, लाइक मनी, लाइक ठीक. तो यहाँ पर जो मनी B उसको मोबाइल फ़ोन के बदले में देगा, डेट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन. ऑल राइट. And when this consideration is added to a promise, it's become an agreement. All right. And now this is an agreement. अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ क्या होता है, जो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे एग्रीमेंट नहीं होते हैं. क्योंकि जब ये एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्स किया जाता है कानून द्वारा, वो तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक एग्रीमेंट होगा. नाउ क्या लिखा है, इट इज़ एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और स्पोकन. मतलब कि एक एग्रीमेंट जो कि रिटन या स्पोकन कुछ भी हो सकता है, यानी आप मुंह से भी बोल करके करा सकते हैं या फिर एक फॉर्मेट की फॉर्म में आप रिटन भी करा सकते हैं और मुंह से बोल करके स्पोकन भी हो सकता है. ठीक है. बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़, दिस इज़ वन ऑफ द एसेंशियल. यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 और मोर पार्टीज़ का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यदि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ नहीं होंगी देन इट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक. दैट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक. कोई भी एग्रीमेंट रिटन या स्पोकन जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में है और वो एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है दोनों के बीच में, देन इट्स बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट,
इज़ व्हाट इज़ इन्फोर्समेंट एंड इनेक्टमेंट डेट। अब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या होता है और इनेक्टमेंट डेट क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप सभी के पास ये बेयर एक्ट होगी, अगर आप लोग एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आप सबके पास होगी। यहाँ पर एक बेसिक चीज़ ये होती है, यहाँ पर लिखा होता है 9/1872। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा, पर मैं बता देती हूँ। ये एक बेसिक, क्योंकि हम आज के लेक्चर में बेसिक कवर कर रहे हैं, तो ये भी एक बेसिक चीज़ है जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। 9/1872 का मतलब है कि 1872 में आने वाला 9th एक्ट है ये, ठीक। उसके बाद हम लोग थे इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट डेट के ऊपर। सो इन्फोर्स का मतलब होता है ये कब इन्फोर्स हुआ है, और इनेक्ट का मतलब होता है ये कब बन करके तैयार हुआ है। तो इनेक्टमेंट डेट जो हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है वो 25 अप्रैल 1872, यानी कि 25 अप्रैल 1872 को हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है वो बन करके रेडी हो गया था। जबकि जो इन्फोर्समेंट डेट है इसकी वो है 1 सितंबर 1872, यानी ये 1 सितंबर 1872 से लागू हो गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नीड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी या कैसी क्या चीज़ें थी जिनको मीट करने के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाना पड़ा। सो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है, इंडिया डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क टू गवर्न द कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इसका मतलब है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको गवर्न करने के लिए हमारे पास कोई भी यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, मतलब कि हमारे पास कोई भी कानून नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में जा कर के बी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशंस थी उसको फुलफ़िल करने से मना कर दिया। उसने कहा जाओ मैं नहीं करूँगा अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा, आप क्या कर लोगे। तो ए को उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है, बी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफ़िल ना करने की वजह से ए को जो लॉस हो रहा है, उस लॉस से ए को बचाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया ताकि सामने वाली पार्टी को कोई लॉस ना हो। नाउ क्या दे रखा है, डिफरेंट रिलीजन फॉलोज देयर ओन कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड रूल्स रिलेटेड टू एग्रीमेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन बी है एंड दूसरा पर्सन बी है, वो दोनों डिफरेंट रिलीजन्स को अगर फॉलो करते हैं तो उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, सभी लोग अपने अपने हिसाब से, सभी रिलीजन के लोग अपने हिसाब से अपने रूल्स बना रहे थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने एक यूनिफाइड लॉ बनाया, ठीक। अब द नीड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अरोज फ्रॉम द डिज़ायर टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी, यानी कि कंसिस्टेंसी लाने के लिए, दोनों पार्टीज़ के बीच में क्लैरिटी लाने के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जो कि टू कॉन्ट्रैक्चुअल अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंट्री में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं कि दो पार्टीज़ के बीच में या किसी के भी बीच में, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने एक यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क बनाया जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम अरोज ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।